एनएसएससी एग्रीकल्चर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं संदीप चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास बोर्ड जो एग्जाम है उनके लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए जो मॉडल पेपर्स हैं उनमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर के लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। चलिए एक वन बाय वन करके अपन एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं। उसी श्रृंखला में हम मॉडल पेपर नंबर 1 की बात करेंगे। मॉडल पेपर 1, 2, 3 कंटिन्यू अपन है वो मॉडल पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आज अपन मॉडल पेपर नंबर 1 कृषि रसायन का मॉडल पेपर नंबर 1 की बात करते हैं। चलिए मॉडल पेपर संख्या 1 जो है उसमें प्रश्न संख्या 1 की अपन बात करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है अपने सामने वो है कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान है। कैल्साइट खनिज और कैल्साइट खनिज की अगर मैं बात करूं तो CaCO3 की बात आती है बेटा। CaCO3 को हम बेटा लाइमस्टोन कहते हैं बेटा। लाइमस्टोन बोले तो जिसे चूना पत्थर भी कहा जाता है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन चूना पत्थर। तो यहां पर पहुंचा है कि कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान कौन सी है, तो हमारा सही उत्तर रहेगा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की अगर बात करें तो लाइमस्टोन एक क्षारीय प्रकार की चट्टान है। अगर प्रकृति कई बार पूछ लिया जाता है कि लाइमस्टोन किस प्रकार की चट्टान है या CaCO3 किस प्रकार की चट्टान है, तो हमारा सही उत्तर रहेगा वो रहेगा क्षारीय प्रकृति की चट्टान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मृदा निर्माण में सक्रिय कारक कौन कौन से हैं। मृदा निर्माण के कुछ कारक दे रखे हैं तो उनमें से सक्रिय कारक कौन सा है। पैतृक पदार्थ, जलवायु, समय और धरातल। इन सब कारकों की अगर बात करें तो हमारा जो जलवायु है वो मृदा निर्माण का एक सक्रिय कारक होता है। एक सक्रिय भूमिका है वो जलवायु की रहती है, इसलिए यहां पर सही उत्तर होगा वो रहेगा जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन आया है कि खनिज मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है। अगर अपन खनिज मृदा की बात करें तो इस खनिज मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम जीवांश पदार्थ कहते हैं उसकी प्रतिशत मात्रा 1 से लेके 5% होती है। ह्यूमस, मृदा में सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ हैं इनको अपन ह्यूमस कहते हैं और इस ह्यूमस की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 1 से लेके 5% तक होती है। अगर और इसको डीपली पूछना चाहे तो एग्जैक्ट अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक की बात करें तो 0.1 से 5% भी सही उत्तर हो सकता है। अगर ये ऑप्शन है तो ये सही रहेगा, अदरवाइज 1 to 5%। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है जीवांश पदार्थ में मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता। सबसे पहला तो क्वेश्चन है सर उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या होती है। मृदा जो अपनी है इस मृदा में सूक्ष्म मात्रा में अगर अम्ल मिलाया जाए या सूक्ष्म मात्रा में क्षार मिलाया जाए तो ये मृदा pH परिवर्तन का विरोध करती है बेटा। मृदा के इस गुण को हम कहते हैं उभय प्रतिरोधन। मृदा का वह गुण जिसमें मृदा में मिलाए गए सूक्ष्म मात्रा में अम्ल एवं क्षार से pH परिवर्तन का विरोध करे, मृदा का यह गुण कहलाता है उभय प्रतिरोधन। और इसकी कितने pH का विरोध करे, कहां तक अम्ल और क्षार मिलाने पर मृदा pH परिवर्तन का विरोध करती है उसको हम कहते हैं उभय प्रतिरोधन क्षमता। और बात आती है जीवांश पदार्थ की। अगर हम मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता की बात करें तो ये कह रहा है जीवांश पदार्थ मृदा में मिला दिया। जीवांश पदार्थ मिला दिया मतलब आपने कार्बनिक पदार्थ मिलाया, और कार्बनिक पदार्थ जब मिलाया जाता है तो मृदा की जो उभय प्रतिरोधन क्षमता है वो बढ़ जाती है। मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बेटा वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिणत हो जाती है। वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में परिणत हो जाती है। इस प्रक्रम को हम कहते हैं नाइट्रीकरण। मृदा का वह प्रक्रम या मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन का अमोनियम जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्रेट में बदलना कहलाता है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, तो सही उत्तर रहेगा यहां पर नाइट्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में निम्न में से 2,1 टाइप की मृत्तिका खनिज है। मृत्तिका में अगर बात करें सिलिकेट जो कले की बात करें तो हमारे पास 3 प्रकार की सिलिकेट कले होती है, कैलियोनाइट, मोंट मोरिलोनाइट और इलाइट। इसमें अगर अपन बात करें मोंट मोरिलोनाइट की तो मोंट मोरिलोनाइट में जो मृत्तिका का जो टाइप होता है वो 2:1 होता है।
2:1 होता है, वो मोंट मोरिलोनाइट मृत्तिका कले में होता है। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बीच है वो है कार्बनिक जो कोलाइड्स हैं, कार्बनिक कोलाइड की धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता की अगर बात करें तो कार्बनिक जो कोलाइड है इसकी धनायन विनिमय क्षमता होती है 150 से लेकर 300 सेंटी पर केजी। कई बार एग्जाम में धनायन विनिमय क्षमता की यूनिट भी पूछ ली जाती है, तो सेंटीमोल धनायन विनिमय क्षमता की अगर यूनिट की अगर अपन बात करें तो इसकी सही यूनिट होगी वो होगी सेंटीमोल पर केजी, सेंटीमोल पर केजी। और सर्वाधिक जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो भी कार्बनिक कोलाइड्स की ही होती है, वो होती है 150 से लेके 300 तक। अगर एवरेज एक पर्टिकुलर बात करें अपन तो धनायन विनिमय औसतन जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो 200 सेंटीमोल पर केजी होती है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बीच है उसमें है निम्न में से सबसे अधिक CEC, CEC का मतलब है केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी धनायन विनिमय क्षमता। अब सबसे पहले तो बात आई कि सर धनायन विनिमय क्षमता होती क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये अपनी मृत्तिका है, इस मृत्तिका जो है वो मृत्तिका ऋणावेशित होती है, ये मृत्तिका जो है वो मृत्तिका ऋणावेशित है। इस ऋणावेशित मृत्तिका के ऊपर धनावेश जो है वो एकत्रित होते हैं, ऋणावेशित मृत्तिका के ऊपर धनायन अट्रैक्ट होते हैं जिससे धनायन इसके ऊपर जमा हो जाते हैं, धनायनों का अधिशोषण यहां हो जाता है। अब सपोज करिए कि यहां पर कोई दूसरा धनायन है, ये धनायन इस धनायन को यहां से रिपेल करेगा, यहां से प्रतिस्थापित करेगा, इसको हम बोलते हैं धनायन विनिमय क्षमता। एक धनायन द्वारा दूसरे धनायन का प्रतिस्थापन धनायन विनिमय क्षमता CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहा जाता है। और सर्वाधिक जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो होती है ह्यूमस की। सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता की अगर बात करी जाए तो वह सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता होती है ह्यूमस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदाओं में कौन से आयन की प्रधानता होती है। क्षारीय मृदाओं की अगर बात करी जाए तो क्षारीय मृदाओं में सोडियम आयन की प्रधानता रहती है, क्षारीय मृदाओं में सोडियम आयन की प्रधानता बनी हुई रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बनिक पदार्थ की औसतन धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। पहले भी हमने बात करी है कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनकी वैसे तो होती है 150 से लेकर 150 से लेकर 300, और औसतन की अगर अपन बात करें तो औसतन धनायन विनिमय क्षमता 200 सेंटीमोल पर केजी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है और आएगा भी, पीएच शब्द किसके द्वारा दिया गया। पीएच शब्द की अगर मैं बात करूं तो पीएच जो शब्द है वो सन 1909 में वैज्ञानिक सोरेनसन के द्वारा दिया गया, वैज्ञानिक सोरेनसन के द्वारा। और यहां पर ये जो पीएच शब्द है, इस पीएच शब्द का शाब्दिक अर्थ की अगर अपन बात करें तो ये जो पीएच है इसका मतलब है पावर ऑफ H+ आयन, हाइड्रोजन आयन की शक्ति, H+ आयन की शक्ति, H+ आयन की शक्ति को हम कहते हैं पीएच। H+ आयन की शक्ति को हम क्या कहते हैं, पीएच। कई बार एग्जाम में है वो क्वेश्चन भी आ जाता है कि पीएच शब्द की परिभाषा दीजिए, पीएच शब्द कहते किसे हैं या पीएच किसे कहते हैं। तो अपन बात करते हैं पीएच किसे कहते हैं। पीएच की परिभाषा की अगर अपन बात करें तो पीएच का मतलब है माइनस का log H+ की कंसंट्रेशन, H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, लोग का मतलब है लघुगणक। इस H+ आयन की सांद्रता का, कोष्टक का मतलब है यहाँ पे सांद्रता, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है कोष्टक में इसका मतलब है बेटा सांद्रता। तो पीएच का मतलब है H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक जो है वो पीएच कहलाता है। ये पीएच की अगर अपन बात करें तो पीएच अम्ल के लिए बात करेंगे। एक दूसरा वर्ड आता है हमारे सामने, वो आता है POH। POH भी यही है, लेकिन यहां पर जो सांद्रता होती है वो होती है OH- आयन की। तो POH शब्द की अगर परिभाषा की अपन बात करें तो POH बराबर हो जाएगा माइनस का log OH-। यहां अगर मैं POH शब्द की परिभाषा आपसे रखना चाहूं आपके सामने तो हो जाएगी OH- आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक POH कहलाता है, POH कहलाता है। H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक PH और OH- आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक POH कहलाता है। अब
सोरेनसन ने एक स्केल डेवलप किया जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। उसमें 1 to लेकर 14 तक मार्क्स लिखे होते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात तो हमारी ये रहेगी, ये जो पीएच स्केल जो सोरेनसन द्वारा डेवलप किया गया, उसमें यहां पर है पीएच, यहां पर 7 लिखा है, यहां पर 0 से लेकर 14 तक मार्क्स लिखे हुए हैं। अब अगर हम बात करें अम्लीय मृदाओं की, बात करेंगे हम क्षारीय मृदाओं की, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा और उदासीन मृदा। इनमें अगर अम्लीय की वे मृदा या जल या विलयन जिसकी पीएच का मान छोटा होगा 7 से, उनको हम कहेंगे अम्लीय। वे पदार्थ जिनकी पीएच का मान 7 से बड़ा होता है उनको कहेंगे हम क्षारीय पदार्थ, और जिनका पीएच का मान 7 होता है उन्हें हम उदासीन कहेंगे। यहां हम बात कर रहे हैं मृदा की, तो अगर मृदा का पीएच का मान 7 से कम है तो मृदा अम्लीय मृदा कहलाएगी। अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो मृदा क्षारीय मृदा कहलाएगी, और अगर पीएच का मान 7 है तो मृदा उदासीन मृदा कहलाएगी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट कुछ टर्म्स मैंने बताने की कोशिश करी। नेक्स्ट अपन अगले बिंदु पे चलते हैं, और अगला अपना क्वेश्चन निकल के आता है हमारे सामने। वो आता है, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पीएच और पीओएच का योग सदैव होता है। अगला क्वेश्चन है, पीएच और पीओएच का योग सदैव होता है। देखिए क्वेश्चन वही है, पीएच से ही लिया गया है। मैं आपको बताऊंगा पीएच प्लस पीओएच, पीएच प्लस पीओएच का योग सदैव 14 होता है। यानी यहां पर ये जो 14 मान है वो पीएच और पीओएच दोनों का है। अगर मैं बात करूं उदासीन पदार्थ के लिए या उदासीन मृदा के लिए, उदासीन मृदा के लिए पीएच का मान होता है 7, और उदासीन मृदा के लिए पीओएच का मान भी होता है 7। पीएच का मान भी 7 और पीओएच का मान भी 7। अगर मान लो अपने को किसी मृदा की पीएच दे रखी है, सपोज करिए कि हमारे पास किसी मृदा की पीएच का मान 3 दे रखा अपने को, तो हम इस मृदा की पीओएच ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पीओएच बराबर 14 माइनस 3 जो कि पीएच का मान है, तो इस मृदा की जो पीओएच का मान आ जाएगा वो 13 आ जाएगा, वो आ जाएगा 11। 14 में से 3 घटेंगे तो 11 आ जाएगा। ये पीओएच का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पीएच और पीओएच का योग सदैव, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पीएच और पीओएच का योग सदैव कितना होता है, तो पीएच और पीओएच का योग सदैव होता है 14। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है बेटा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान जो संस्थान है वो केंद्रीय मृदा की जांच के लिए, मृदा उर्वरता क्षमता के लिए और मृदा के विभिन्न मापदंडों के लिए संस्थान बनाई गई है, जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अम्लीय मृदाओं का सुधार कैसे करते हैं? 2 इंपोर्टेंट बात मैं आपके सामने रखूंगा। पहली इंपोर्टेंट बात अपनी है वो है अम्लीय मृदा को लेकर, और दूसरी इंपोर्टेंट बात है क्षारीय मृदा को लेकर। एक अपनी है बेटा अम्लीय मृदा, एक अपनी आती है अम्लीय मृदा, दूसरी है अपनी क्षारीय मृदा। एक है अम्लीय मृदा और दूसरी कौन सी है? क्षारीय मृदा। अगर अपन बात करें अम्लीय मृदा की, हमारे खेतों में जैसे हमने नाइट्रोजन युक्त जैसे यूरिया उर्वरक डाला, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक डाला, जिससे मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। अब मृदा में अम्लीय क्षमता बढ़ गई, अम्लीयता आ गई, तो उस मृदा में उदासीन बनाने के लिए, क्योंकि उदासीन अगर मृदा की पीएच होती है यानी पीएच 7 के आर पार होती है, तो मृदा में उपजावन क्षमता अच्छी होती है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अच्छी होती है। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए किसान अम्लीय मृदा को उदासीन मृदा में बदलने के लिए या उसमें चूना युक्त पदार्थ चूने का प्रयोग करता है। तो क्वेश्चन आता है कि अम्लीय मृदा की रोकथाम, अम्लीय मृदा को अगर अपने को रोकथाम करनी है तो क्या मिलाएंगे? चूना मिलाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मृदा क्षारीय हो गई है तो बेटा उसमें मिलाया जाता है जिप्सम। क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए जिप्सम और अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए हम चूने का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन आया है अपना कि अम्लीय मृदाओं का सुधार होता है तो चुनने वाले पदार्थों से। अम्लीय मृदाओं का जो सुधार हम करेंगे वो करेंगे चुनने वाले पदार्थों से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना आता है, जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है। प्रतिशत मात्रा हम वैसे मेजर केमिस्ट्री में बच्चों को सिखाते हैं, प्रत्येक कंपाउंड की प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है।
यहां हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के पर्पज से, तो यहां पर क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन आया है कि जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है, तो जिप्सम में जो कैल्शियम की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो बेटा 23.2% होती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो, इसलिए आपको यूरिया का ध्यान में रखना है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 46% होती है। जिप्सम की बात करें तो कैल्शियम 23.2% पाया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है पाइराइट का सूत्र है। पाइराइट बेटा जो है वो सल्फाइड अयस्क है और आयरन का अयस्क है। इसका सूत्र होता है FeS2। FeS2 जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। पाइराइट जो है, इस पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, मूर्खों का सोना। FeS2 सूत्र होता है इसका। एज ए उर्वरक के रूप में हम किसान इसको खेत में उपयोग करता है, तो हम बात कर रहे हैं पाइराइट की। पाइराइट यानी FeS2। नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ये पाइराइट किस प्रकार का अयस्क है, तो ये सल्फाइड अयस्क है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, मैं आपके एग्जाम की बात करूं, ZnCO3। ZnCO3 को हम कहते हैं कैलामाइन। ये जिंक का अयस्क है कैलामाइन। और क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आया कि ये जो कैलामाइन है वो किस प्रकार का अयस्क है, तो कैलामाइन जो अयस्क है वो कार्बोनेट प्रकार का अयस्क है। ध्यान रखिएगा, ऐसे अयस्कों से कई प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अगली हम बात करते हैं, अगला इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे सामने है, अधिकांश पादप नत्रजन का उपयोग करते हैं। जब भी कोई पादप नाइट्रोजन को अपने जड़ों तक पहुंचाएगा, नत्रजन का जो उपयोग करेगा, तो पादपों की जो अधिकांश मात्रा है वो नाइट्रेट के रूप में अवशोषित होती है। NO3- यानी नाइट्रेट के रूप में पादप नत्रजन का उपयोग करते हैं। फिर बात आई, अधिकांश पादप नत्रजन का उपयोग करते हैं। अधिकांश जो पादप है नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं, तो नाइट्रेट का जो संयुग्मी अम्ल है वो HNO3 है। HNO3 ने जब H+ रिलीज कर दिया तो ये बन गया NO3-। अब ये NO3- बेटा हो गया संयुग्मी सार। HNO3 अम्ल था तो ये इसका संयुग्मी क्या हो गया, सार हो गया। अब जो ये संयुग्मी सार है, इसके रूप में NO3 के रूप में पादप ले रहे, पादप NO3 के रूप में ले रहे, मतलब वो कौन से रूप में ले रहे हैं, क्षारीय रूप में। ऐसे कंसेप्चुअल चीजें पढ़ोगे तो याद करने में भी आसानी रहेगी। जैसे हमने बात करी NO3 की, NO3 है नाइट्रेट, नाइट्रेट के रूप में पादप नत्रजन का उपयोग कर रहे हैं। अब नाइट्रेट कैसा है, नाइट्रेट क्षारीय माध्यम में है, इसलिए वो कौन किस में उपयोग करेंगे, क्षारीय माध्यम में। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक है। एमाइड युक्त, अमाइड की बात करूं तो मैं इंपोर्टेंट आपको केमिस्ट्री का मेजर कंसेप्ट बताता हूं। जैसे हम बात करेंगे अमाइड की, तो अमाइड की जब भी आपके बात आए तो आप एक बात याद रखना, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें CONH2 बॉन्ड पाया जाता है। अगर किन्हीं कार्बनिक यौगिकों में ऐसा बॉन्ड पाया जाता है तो इसको हम अमाइड कहते हैं। ये अमाइड बॉन्ड है। जैसे हमने बात करी यूरिया की, NH2CO NH2, ये यूरिया है। अब इस यूरिया को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर एक जो बॉन्ड है वो NH2CO बॉन्ड है। दैट मींस ये अमाइड बॉन्ड है। अमाइड बॉन्ड है, इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये निकला कि जो यूरिया जो उर्वरक है वो अमाइड प्रकार का उर्वरक है। तो यहां पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा यूरिया। अगला है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक मृदा पर कैसा प्रभाव डालते हैं। अधिकांश जो अमोनियम उर्वरक हैं वो मृदा में H+ आयन रिलीज करते हैं, और H+ आयन रिलीज करेंगे मतलब वो अम्लीय प्रभाव दर्शाएंगे, अम्लीय प्रभाव। तो अमोनियम हो, यूरिया हो, ये जो उर्वरक है वो मृदा में कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, प्रभाव दर्शाते हैं वो बेटा अम्लीय। अगली बात, ये हमारे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने एक एक बात करी, एक एक क्वेश्चन को लेकर कुछ व्याख्या भी हमने करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट अपन कुछ खालिस्तान रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये फॉर्मेट भी बोर्ड में आता है, तो इस फॉर्मेट की अपन बात करते हैं। खालिस्तान की पूर्ति कीजिए, इसमें 5 क्वेश्चन है वो 10, जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं वो हाफ हाफ करके 5 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हम बात करेंगे इनमें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वो क्वेश्चन है, भैंस के घी की अपेक्षा गाय के घी में पीलेपन का कारण। अगर कभी भी पीलेपन का कारण पूछा जाए दूध में, घी में, तो पीलेपन का जो कारण है वो कारण है बेटा केरोटीन। पीलेपन का कारण क्या है, केरोटीन। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है भैंस के घी की अपेक्षा गाय के घी के पीलेपन का कारण है। अब गाय के घी पीला ज्यादा होता है, गाय का दूध भी पीला ज्यादा होता है, जबकि भैंस का दूध पीला कम होता है। तो कारण क्या है,
कारण यह है कि अगर जो गाय का दूध होता है, गाय का दूध की अगर अपन बात करें तो इसमें कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। अब कैरोटीन की मात्रा ज्यादा है इसलिए पीलापन भी ज्यादा होगा। कैरोटीन की मात्रा ज्यादा है इसलिए पीलापन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। दूध में अगला क्वेश्चन है कि दूध में न्यूनतम वसा, दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा कितनी होती है। अगर दूध में न्यूनतम वसा की मैं बात करूं तो दूध में न्यूनतम 3.0% वसा होती है। न्यूनतम वसा दूध की अगर बात करें तो 3.0% वसा दूध में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, दही में अम्ल पाया जाता है। दही है वो स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते। प्राचीन समय में अम्लों की परिभाषा यही चला करती थी, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब दही में जो अम्ल पाया जाता है वो दही में अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। दही में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ताजे दूध की अम्लता प्रतिशत, ताजे दूध की अम्लता प्रतिशत की अगर अपन बात करें तो ताजे दूध की अम्लता प्रतिशत 0.11 से 0.16 पाई जाती है। कई बुकों में इसको 0.12 भी लिख रखा है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्रीकल्चर की जो बुक है उसमें 0.11 से लेकर 0.16 लिखा गया। अगला क्वेश्चन है वसा विलय विटामिन होते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में इसको तो 100% श्योर ही मानिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। इस क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण मैं वर्गीकरण आपको बता देता हूं, विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन का वर्गीकरण, अगर विटामिन के वर्गीकरण की बात करें, और वर्गीकरण बेटा जो करते हैं वो करते हैं विलेयता के आधार। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या जेड, सीयूटी, आईसीआर इनके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। विलेयता के आधार पर विटामिनों को वर्गीकृत किया गया है 2 भागों में। विलेयता के आधार पर विटामिनों को वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में, 2 भागों में। एक है बेटा जल में विलय विटामिन, और दूसरे हैं बेटा वसा में विलय विटामिन। एक जल में विलय और दूसरा वसा में विलय। अब कई बार अपन पढ़ते नहीं है, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो अपने घर वाले अपने को कहते हैं आपकी बीसी डूब गई। तो वो जो बी और सी डूबी है वो कहां डूबे हैं, जल में डूबे हैं। तो विटामिन बी और सी कहां विलय हैं बताओ, विटामिन बी और सी बेटा जल में विलय है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि विटामिनों का वर्गीकरण विलेयता के आधार पर कीजिए, तो विलेयता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में विलय और दूसरा वसा में विलय। जल में विलय की बात करूं, बी और सी जो है वो जल में विलय होते हैं। इसलिए हमको विटामिन बी और सी को नित्य आहार में लेने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि बेटा ये जल में विलय है, तो शरीर में घुलकर अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा, हमारे अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा ये शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। इसलिए शरीर में नित्य प्रति विटामिन बी और सी की आवश्यकता होती है। अगला है बेटा वसा। वसा को बेटा आप कहते हो फैट को कह दो आप बेटा पेट। क्या कह दो, पेट। और पेट में होता है बेटा कीड़ा। क्या होता है, KEDA, कीड़ा का मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये जो कीड़ा होता है वो कीड़ा कहाँ है, पेट में। पेट यानी फैट में, तो वसा, फैट को वसा कहते हैं। तो वसा में विलय विटामिन कौन कौन सा हो गया, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये मैंने क्लियर कर दिया विटामिन के वर्गीकरण की बात। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब अपना जो क्वेश्चन है कि वसा में विलय विटामिन कौन से, वसा में विलय विटामिन कौन से। अगर वसा में विलय विटामिन की अपन हम बात करें तो वसा में विलय विटामिन कौन से हो जाएंगे, वसा में विलय विटामिन हो जाएंगे ए, डी, ई और के, जो कि हमने बात कर दी। अगला, मानकीकृत दूध में, मानकीकृत जो दूध है उसमें वसा एवं, मानकीकृत दूध में वसा एवं ठोस पदार्थ की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। अगर मानकीकृत दूध की बात करें तो वसा होती है बेटा 4.5%, तथा ठोस पदार्थ एसएनएफ की बात करें तो वो होता है 8.5%। 4.5 और 8.5%। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोड दूध में वसा तथा एसएनएफ की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। टोड दूध में वसा की मात्रा होती है बेटा 0.3 और एसएनएफ होता है बेटा 8.5। एसएनएफ कितना होता है, 8.5। इसके अलावा है बेटा डबल टोन्ड दूध। कौन सा दूध,
डबल टोन्ड जो दूध है उसमें वसा की मात्रा होती है 8.5% और एसएनएफ होता है 9%। एसएनएफ की बात करूं मैं तो वो होता है 9%। अरंडी की खली किस प्रकार की खलियों में शामिल है? अरंडी की जो खली है बेटा इसको हम अखाद्य खली कहते हैं। अरंडी की जो खली है इसको हम अखाद्य खली कहते हैं। महुआ की खली की बुआई के, महुआ की जो खली है उसकी अगर बुआई करते हैं तो 2 माह पूर्व अपने को खेत को तैयार करना पड़ता है। तो इसमें आंसर आएगा बेटा 2 माह पूर्व, 2 माह पूर्व। नेक्स्ट अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है C4 पादप प्रजातियों का जैव उर्वरक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उनको उपलब्ध करवाता है। C4 पादप जैसे मक्का, जवार, बाजरा, ये जो C4 पादप है जिनमें उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता पाई जाती है उनमें जैव उर्वरक का जो कार्य करते हैं बेटा उसमें एक है एजोस्पिरिलम, एजोस्पिरिलम और दूसरा है एजोटोबैक्टर। ये 2 जैव उर्वरक हैं जो इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ये था आज का अपना महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। अगले मॉडल पेपर की हम फिर आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, थैंक यू।